Hello everyone. Hope you all are good and safe at your home, enjoying the home time, and you are maintaining your personal ethics. So, why we are talking about ethics here? Because this is the second lecture of pharmaceutical jurisprudence. The pharmaceutical jurisprudence, the subject which teach us about the professional ethics. So, from this professional ethics point of view, we must see our previous lecture or video lecture which is given in the video as well as the link given in the description box. So आज जो आज सीखने वाले हैं that is the continuation of previous lecture. तो इसलिए आपको पहला लेक्चर देखना जरूरी है. तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया था एक बार रिकैप करते हैं. फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जाना था. ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड्स कहाँ से आया था वो हमने देखा था. इसके सिलेबस क्या था, इसका कोर्स आउटकम, इससे क्या क्या सीखने वाले हैं वो हमने देखा था. और ये आपके कोर्स में क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. थ्रू द फार्मासिस्ट ओथ हम एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में उसी के कंटिन्यूएशन में आपका ये हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकेशन इन इंडिया और फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक. जैसे आपने लास्ट टाइम पे देखा था फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो अगर एक नजरिए से देखा जाए एट ए ग्लैंस, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल नॉलेज टू लीगल प्रॉब्लम्स. लीगल प्रॉब्लम्स के अंदर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके नॉलेज को फार्मास्यूटिकल फील्ड में अप्लाई करता है. इट ऑल्सो कंसर्न विद द लॉज रिलेटेड टू ड्रग्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन. जैसे मार्केट में कॉस्मेटिक्स आता है, वो कॉस्मेटिक्स भी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आता है. एज ए फार्मास्यूटिकल्स वो कॉस्मेटिक्स भी जो कुछ लॉज के अंदर आता है वो लॉज भी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस डिसाइड करता है. तो थ्रू मेडिसिन या ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स, इसके सारे के सारे जो भी पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस डिसाइड करता है. तो ये था एट ए ग्लैंस द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. अगर हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में बताएं तो अलग अलग जगह पे फार्मेसी के डेवलप अलग अलग तरीके से हुआ था. सबसे जो पहले डेवलप हुआ था वो था ग्रीस में. ग्रीस में हिपोक्रेटिस था. वो हिपोक्रेट्स एज ए फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना गया था. उसी के थ्रू से धीरे 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 फार्मेसी प्रोफेशन आया है. कैसे आया है वो थोड़ा देख लेते. तो पहले जो भी फिजिशियन था वही फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन के साथ इन्वॉल्व था, क्योंकि पहले फार्मास्यूटिकल फील्ड बोल के कुछ अलग नहीं था. जो डॉक्टर्स थे, जो फिजिशियंस थे, वो भी पहले पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन बनाते थे. जो भी पेड़ पौधों से जो भी बनता था, काढ़ा बनता था या कोई भी मिक्सचर बनता था, तो वो खुद ही बनाते थे. तो वो खुद से डॉक्टरी भी करते थे और फार्मासिस्ट के प्रोफेशन भी वो पहले से स्टार्ट किए थे. सबसे पहले जो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स था, उसे अपने खुद जो मेडिसिन जो फॉर्मूला बनाते थे उसको खुद ही डिस्पेंस करते थे. अब धीरे धीरे उनको पता चला कि ये काफी लेबोरियस प्रोसेस है और ये काम इतना आसान नहीं है. जिसके फॉर्मूला वो बोलते तो थे लेकिन प्रॉपर तरीके से बनाना, तो जब बनाते जाते थे तब दूसरा पेशेंट छूट जाता था. एक साथ इतने चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था. तो उसके बाद क्या किया करते थे जो डॉक्टर्स, जो फिजिशियंस रहते थे, वो उसके साथ एक असिस्टेंट रखा करता था. उस असिस्टेंट को बोला जाता था एपोथिकेरी. ये एपोथिकेरी क्या करते थे कि आपके जो भी फॉर्मूला फिजिशियंस देता था या वैद जो पहले के जमाने में कहा जाता था, वो वैद जो भी फॉर्मूला देते थे, ये पेड़ से इतना, ये पेड़ से वो पार्ट लेके आओ, उस पार्ट को ऐसे करो वैसे करो,
उसके पत्ते को सुखाओ, इसके फूल यूज करो, उसके रूट्स यूज करो, उसको पाउडर करो, उसको ग्राइंड करो, उसके साथ उसको मिक्सचर करो, कितने रेशियो में मिक्सचर करना है, उसको पानी में मिक्स करना है या अल्कोहल में मिक्स करना है, ये जो भी वगैरह काम था वो एज ए असिस्टेंट एपोथेकेरी करता था। अब जैसे एपोथेकेरी करने लगा, वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर होने लगा। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उसको एक इंडिपेंडेंस चाहिए, कि वो फिजिशियंस या डॉक्टर्स के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगा कि अपना एक शॉप खोलने लगा, और अपना शॉप में वो जो भी फॉर्मुलेशंस डॉक्टर देते थे वो बनाते थे, नहीं तो अपने हिसाब से उसकी भी जो भी नॉलेज है, उसके जो एक्सपीरियंस इतने दिनों से फिजिशियंस के पास रह के उसको हुआ था, उस नॉलेज को वो शेयर करके अपने आप मेडिसिन बनाते थे। अब धीरे धीरे ये चीज ऐसे होने लगा कि एपोथेकेरीज का एक मोनोपोली चलने लगा, कि अगर मेडिसिन चाहिए तो एपोथेकेरी छोड़ के नहीं हो सकता। इस चीज में क्या हो सकता था कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा वायलेट होता था, क्योंकि जहां पे ये सारे चीजें होता था उसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक डार्क बैकग्राउंड भी था, जहां पे उसे मिसयूज किया जाता था बहुत ज्यादा, और इसके बारे में फिजिशियंस कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब कोई ना रूल्स था ना कोई लॉ था। ये था ग्रीस में। अगर इंग्लैंड की बात करें तो 1511 से पहले कोई भी डॉक्टर बन सकता था। Everyone who have the knowledge of this thing, he can be a doctor. There was no regulation or such kind of rules regarding the practice of this profession. But after 1511, there was approved physicians who had right to inspect the apothecary shop. जैसे ये एपोथेकेरी हुआ था, अब एपोथेकेरी के बाद ये एपोथेकेरी शॉप ग्रीस से इंग्लैंड में भी फैलने लगा। अब 1511 से पहले जैसे कोई भी फिजिशियन बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, तो उसके पास कुछ भी राइट्स नहीं था। लेकिन 1511 के बाद उन्हें अप्रूव किया गया एज ए सेंट्रल काउंसिल से, और काउंसिल की तरफ से यह भी बोला गया कि वो एपोथेकेरी शॉप को इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई भी लीगल काम चल रहा है या कोई भी इलीगल काम चल रहा है, उसे वो देखे, उसके साथ साथ उसको वो अगर जरूरत पड़े तो उस काउंसिल को बता के उसे बंद भी करवाए। अब इस तरह से क्या होता था कि एपोथेकेरी के बाद उसको एक लिमिटेशन फॉलो होने लगा था कि हमारे ऊपर कोई है जो हमारे प्रोफेशन को क्या कर रहे हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके प्रोटेस्ट के थ्रू क्या हुआ कि 1851 में एपोथेकेरी एक्ट पास हुआ। अब एपोथेकेरी एक्ट पास हुआ, उससे पहले ही क्या हुआ था कि जो भी फार्मेसी या फिजिशियन था उसके ऊपर इतना ज्यादा वो रूल्स रेगुलेशन के ऊपर वो हावी हो गए थे कि एपोथेकेरी ये सारे चीज फार्मेसी फिजिशियंस के ऊपर से अपने ऊपर लेने लगा, क्योंकि फार्मेसी को एक दायरे में रह के काम करना पड़ता था, फिजिशियन को एक दायरे में रह के काम करना पड़ता था। लेकिन एपोथेकेरी में इलीगल टर्म्स इतने ज्यादा होते थे, उसके नंबर्स इतने ज्यादा होते थे, उनके पावर इतने ज्यादा था कि वो यहाँ पे क्या करने लगा, उस फार्मेसी और फिजिशियंस के ऊपर अपना कंट्रोल चलाने लगा। उसके बाद 15 अप्रैल 1851 में क्या हुआ कि फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से एक सोसाइटी फॉर्म हुआ, जहां से ये क्या होता था कि फार्मास्यूटिकल सोसाइटी को, और ये ब्रिटेन में के अंदर एक फार्मास्यूटिकल सोसाइटी बना जिसके थ्रू ये एपोथेकेरी टर्म्स जो है वो खत्म हुआ और फार्मास्यूटिकल टर्म्स आने लगा। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले हमें पता है कि जो बहुत सारे ट्राइब्स रहता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब रहता था। अब ट्राइब्स के अंदर जो भी बुजुर्ग इंसान होते थे या जो भी जिसके पास बहुत ज्यादा प्लांट्स के बारे में नॉलेज रहता था, डिजीज के बारे में नॉलेज रहता था, वही बनता था मेडिसिन एक्सपर्ट, और उसे ही लोग भगवान के तौर पे मानते थे। लोग ये भी मानते हैं कि उसके अंदर कुछ गॉड पावर है, कुछ मैजिकल पावर है, जिसके थ्रू से वो इस डिजीज को कंट्रोल करते या डिजीज को क्योर करते हैं। कुछ भी होता था तो ऐसे भगवान के तौर पे उनके पास ही जाता था। तो
लेकिन ये धीरे धीरे चेंज होने लगा सिनेरियो। जैसे ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू से ब्रिटिश एपोथेकेरी अपॉइंट करने लगा यहाँ पे भी। जब ब्रिटेन में भी चल रहा था तो इंडिया में रूल करते वक्त वो एपोथेकेरी के जो भी नियम, जो भी वगैरह था एपोथेकेरी, वो एपोथेकेरी इंडिया में भी आने लगा फॉर बेटर बिजनेस। बिजनेस प्लेस था एक इंडिया। तो 1847 में फर्स्ट एपोथेकेरी स्कूल स्टार्ट हुआ। तो इसे एक एजुकेशन के तौर पे इंडिया में देखा गया पहले 1847 में मद्रास मेडिकल स्कूल में। मद्रास मेडिकल स्कूल जब बहुत पुराना फिजिशियन स्कूल है इंडिया के अंदर, और उस फिजिशियन स्कूल में एपोथेकेरी एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ। 1923 में क्या हुआ कि फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद धीरे धीरे जैसे एपोथेकेरी एजुकेशन स्टार्ट होने लगा था, एपोथेकेरी के बाद धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल टर्म्स आने लगा था। वो फार्मास्यूटिकल टर्म्स को एक्चुअल कंट्रोल में लाने के लिए एक एसोसिएशन चाहिए था, जो 1923 में बना था। तब भी जो इंडिया था वो ब्रिटिश के अंदर था, तो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बना। अब वही फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन 1925 में फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम पे जाना गया। दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अबाउट फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले जो बेसिक और सोल ऑर्गेनाइजेशन था रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स, दैट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगर फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बात करें तो प्रॉपर एजुकेशन फार्मेसी एपोथेकेरी के बाद जो फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू से ही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि वो पहले सबसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अपने फायदे के लिए हॉस्पिटल्स में ड्रेसर अपॉइंट करते थे, क्योंकि फिजिशियन वो अपना काम करता था और ड्रेसर क्या करता था, जो भी घाव वगैरह है या जो भी हेल्पिंग हैंड है वो एज ए असिस्ट करता था फिजिशियंस को। उसके बाद ये और इसके जो भी रिक्रूटमेंट होता था वो मेडिकल ऑफिसर्स ही करते थे। उसके बाद 19th सेंचुरी में धीरे धीरे वो मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन बना। जब बहुत ज्यादा वार होने लगा तो मिलिटेंट आने लगा, और मिलिटेंट के बाद उसके जो भी उसके छाव रहता है जहाँ पे वो मिलिट्री रेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिशियंस के इम्पोर्टेंस दिखने लगा, और वहाँ पे एज ए ये फार्मासिस्ट या एपोथेकेरिस्ट जो भी बोलना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे असिस्टेंट बनने लगा। अब 1860 में फर्स्ट फार्मेसी क्लास हुआ था मद्रास मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद 2 साल बाद 1862 में फिर से वो बंद हो गया था और कंप्लीट फॉर्म से रिस्टार्ट हुआ 1866 में। तो ये जो फार्मेसी क्लास है 1866 से मद्रास मेडिकल स्कूल में स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1940 में मद्रास मेडिकल कॉलेज जो कोर्स एपोथेकेरी के नाम से चल रहा था उसे चेंज किया डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से, जो अभी ये कोर्स अभी भी रेगुलेशन में है, जिसके ऊपर कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस दिखाता है। दैट द कोर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी वो सबसे पहले 1940 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से चेंज हुआ था इस कोर्स का नाम। अब उसके बाद ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, जिसे बोला जाता है फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। जो फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश किया था वो प्रोफेसर एम एल श्रॉफ है। हमें फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है इंडिया में। तो सबसे पहले 1932 में अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो बी फार्म के नाम से वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहले एस्टेब्लिश किए। अब उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को अपनाने लगा। पंजाब यूनिवर्सिटीज में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज में, बॉम्बे में हुआ बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसके बाद गोवा में हुआ। तो ये कुछ ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन था जो धीरे धीरे ये यूजी प्रोग्राम को एक्वायर करने लगा और इसके थ्रू से ये यूजी प्रोग्राम चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे फार्मेसी एक्ट पास हुआ 1948 में। इन 1949 पीसीआई और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो अभी जनरल कंटिन्यूअस प्रिंसिपल के थ्रू से जो फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है वो एस्टेब्लिश हुआ था और अभी भी इनफोर्स में है। उसके बाद ये धीरे धीरे ER दैट इज एजुकेशन रेगुलेशन बना फर्स्ट, दैट इज इन 1953। अब दैट इज
अब 5 years आफ्टर द फार्मेसी एक्ट हुआ था 1948 में, 1953 में ये फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन डिस्कवर हुआ था अंडर द चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेसर एमएल श्रॉफ, जिसको फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। वो एमएल श्रॉफ के चेयर में ही, अंडर चेयरमैनशिप, ये फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन बना था। नेक्स्ट जो एजुकेशन रेगुलेशन बना था सेकेंड ईयर, दैट इज इन 1972, और तब डिप्लोमा जो डी फार्म कोर्स है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इसके अंदर थ्योरी सब्जेक्ट के अलावा प्रैक्टिकल्स भी जुड़े थे, तो जिसमें मैक्सिमम पोर्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पे किया जाता था। 750 आवर्स ऑफ मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी जैसे डिप्लोमा पास किया जाता है तो उसके बाद 300 आवर का है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल, पर पहले 750 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था, और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पास हुआ था सेकेंड ईयर में, उसके बाद थर्ड फोर्थ ईयर, उसके बाद अमेंडमेंट वगैरह चलता रहा। लेकिन उसके बाद ये जो फार्मेसी एजुकेशन है उसे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज किया गया, और उसके बाद जो फर्स्ट नाइपर, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज, ये माना जाता है कि ये फार्मेसी का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और जिसमें सबसे बेहतर स्टूडेंट पढ़ते हैं और बेहतर करियर बनता है। वो नाइपर सबसे पहले मोहाली में बनाया गया, और मोहाली में 1998 में, उसके बाद 2007 तक और अच्छे नाइपर बना, और अभी और भी ज्यादा नाइपर बन रहा है। तो नए नए नाइपर जैसे बन रहा है, उसके साथ साथ फार्मेसी जो एजुकेशन है वो और भी डेवलप हो रहा है। तो आज तक स्टूडेंट इतना ही। तो इतने में हमें क्या सीखने के लिए मेरा रिकैप ऑफ फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद हम लोग नॉर्मल जो डेवलपमेंट हुआ फार्मेसी का, फ्रॉम एपोथेकेरी, फ्रॉम वेरियस ग्रीस, इंग्लैंड, इंडिया के बारे में पता चला। अब इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन कैसे कैसे आया ईस्ट इंडिया कंपनी से, अभी जो बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा है उसके बारे में हमें पता चला। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फार्मेसी लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और भी कोर्स के अंदर चलते जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।